हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, 3 से 4 क्वेश्चंस न्यूज में आते हैं और 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। तो हम इस चैप्टर को मेनली पार्ट्स में करेंगे, 3 से 4 लेक्चर, आपको 15-15 मिनट्स के लेक्चर, तो 1 घंटे में आपका ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें हम इस लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे और किंगडम मोनेरा का डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगा, हर वर्ड आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। सिंस द dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. जब से civilization स्टार्ट हुआ, many attempts किए गए classify living organisms, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक। साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था क्लासिफाई करने का, वो यूजेस के बेसिस पे क्लासिफाई करते थे, लाइक ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। लेकिन जो एरिस्टोटल थे, वो फर्स्ट अर्लीस्ट अटेम्प्ट करा था, उन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफाई किया था। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इस्तेमाल करे, लाइक ट्रीज, हर्ब्स फॉर प्लांट्स। और एनिमल्स के लिए उन्होंने those which have red blood and those did not। जिसके पास रेड ब्लड सेल्स थे उसे उन्होंने एक जगह कर दिया और जिसके पास नहीं थे उसे एक जगह कर दिया। एंड फॉर एनिमल्स, अब लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम में क्लासिफिकेशन दिया, उसमें उन्होंने सिर्फ प्लांटे और एनिमेलिया को रखा। प्लांट्स और एनिमल्स भी उन्होंने क्लासिफाई किया। The system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि कौन यूकैरियोट है कौन प्रोकैरियोट है, इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नहीं कर पाई। यूनिसेलुलर भी एक जगह, मल्टीसेलुलर भी एक जगह। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि बैक्टीरिया जो खाना नहीं बना पा रहा है वो भी एक जगह है, फिर हायर प्लांट जो अच्छी खासी का और वो ऑक्सीजन बनाते हैं वो भी एक जगह। तो एक अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं था। Classification of organisms into plants, animals was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either spectrum. The two-kingdom classification used for a long time was found inadequate. Besides, gross morphology was also carried for including other characters. हमें क्लासिफाई करने के लिए organisms को और कैरेक्टर्स भी देखने थे, लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट क्या है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उनकी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फॉर मीट एज वेल एज बर्ड्स, सॉरी बर्ड्स नहीं, 11th classification of all the living organisms performs undergone several changes over the time. So plant and animal kingdom has been a constant under all different systems. The understanding of what groups organisms be included under these kingdoms has been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. अब हम इस टेबल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 5 kingdom class, 5 kingdoms थे, मोनेरा, जंगली बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। सबसे पहले हम सेल बात करेंगे, सेल वॉल देखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा जो थे वो प्रोकैरियोट्स थे, इनके पास नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं थे। नॉन सेलुलर सेल वॉल थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर था, ऑटोट्रॉफिक कुछ थे, हेटेरोट्रॉफिक ज़्यादा थे। यूकैरियोट सेल प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स थे, सेल वॉल कुछ में पाई जाती थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी इनमें, और बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती, इसमें नहीं होती। बाकी फंजाई में प्रेजेंट थी, प्लांटे में प्रेजेंट थी, एनिमलिया में भी प्रेजेंट थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, सेलुलर, मल्टी सेलुलर यूज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फंजाई से यूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया और ये सब मल्टी सेलुलर थे, इसलिए मैंने सेलुलर थे और ये मल्टी सेलुलर था। टिश्यू ऑर्गन और टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम।
भी देख रहे हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट। RH Whittaker नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट लिविंग 1969 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसका नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। इसका बेसिक डिस्कशन हम खुद तक देख चुके हैं। The main paragraph of classification is writing including cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationships. और एक 3 डोमेन सिस्टम यानी जो कार्ल वूस ने दिया था, कार्ल एनसीईआरटी में नहीं है, नीड वाले आप रख सकते हैं उसमें, जिसमें मोनेरा को 2 डोमेन में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था और यूकेरियोट किंगडम जो थे उनमें 3rd डोमेन में रख दिया था। 6 किंगडम्स का क्लासिफिकेशन दिया था ने कार्ल वूस ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसमें अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन फंजाई, मोसेस, फॉर्म्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स थे। अब इसमें the character that unified the whole kingdom was that organism usually had a cell wall। क्योंकि इन सबके पास सेल वॉल थी तो प्लांट्स में रख दिया। But this placed together groups which widely different in other का सारी वॉल थी इसमें सेम में रख दिया, लेकिन अदर कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, कुछ ज़्यादा सिमिलरिटीज नहीं थी सेल वॉल के अलावा उसमें। लाइक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को साथ में रख दिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर साथ में रख दिया। Like Chlamydomonas spirogyra was placed together under algae. The classification did not differentiate between heterotrophic blue fungi and the autotrophic green plants. They also showed a characteristic difference in their walls composition। The fungi जो होती है उसकी सेल वॉल काइटिन की होती है और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अब बाद में फंजाई were placed in a separate kingdom fungi। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista। Kingdom Protista has brought together were Chlamydomonas chlorella, earlier placed in algae। जो Chlamydomonas और chlorella थे जो पहले algae kingdom में थे, अब उन्हें plants में कर दिया and both have cell walls with paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lacks cell wall। It has put together other organisms in which earlier classifications were placed in different kingdoms. So this happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding characteristics and evolutionary relationship। अगर कहीं evolution हो गया तो आगे जाके क्लासिफिकेशन में चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर यहाँ है तो उसको उठा के यहाँ भी रख सकते हैं अगर इसमें चेंज हो। ठीक है। Over time an attempt has been made to evolve the classification system which reflects not only the morphological, physiological, reproductive similarities but also is called phylogenetic based on evolutionary relationship। Very important point ये दोनों। In this chapter we will study characteristics of kingdom Monera, Protista fungi of the Whittaker system of classification। प्लांटी और एनिमलिया के अलग से चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, इसमें जो हम प्रोटिस्टा फंजाई और मोनेरा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, चैप्टर 3 एंड 4 में पढ़ेंगे उसको। चलिए किंगडम मोनेरा स्टार्ट। किंगडम मोनेरा में मेनली क्या होगा और मेनली बैक्टीरिया दिखेगा। ओके, बैक्टीरिया ये कह रहा है, देखो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। They are the most abundant microorganism। हर जगह पाए जाते हैं, बहुत सारे abundant है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो चीज़ हर जगह पाई जाती है उसे हम बोलते हैं
कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ओके, जो चीज़ हर जगह पाई जाती है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया और प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। हाथ में अगर हम मिट्टी लेंगे तो उसमें 100 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे, इसलिए वो कॉस्मोपॉलिटन है ना। They also live in extreme habitats such as hot springs, desert, snow, and deep oceans, where very few other life forms can survive. Many of them live on other organisms as parasites. कुछ और जो बैक्टीरिया होते हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर भी रहते हैं एज पैरासाइट्स इंफेक्शन फ्रॉम देम। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है शेप के अकॉर्डिंग, जिसमें स्फेरिकल टाइप्स होते हैं कोकस, गॉड शेप्ड बेसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम, एंडोस्पाइरल, स्पाइरलम। देखिए इसको, ये है स्पाइरल फोकस बेसिलाई। बेसिलाई में ये जो है ये कैल्शियम पिकोलेनिक एसिड का बना होता है। नींबू वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 11 वाले छोड़ सकते हैं। ये है स्पाइरलम, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है लिटरली, और ये विब्रियो। ठीक है, नाउ अनदर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन इनका बिहेवियर काफी कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया ऐसा कुछ शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ बैक्टीरिया कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं लेकिन ज्यादा हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से अपना खाना बनाते हैं लोग। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक। Vast majority of bacteria are heterotrophs. They dependent on other organisms or they don't for matter for food. आर्की बैक्टीरिया बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। ये समझ लो गीजर के गर्म पानी में भी आपको मौत का नंगा नाच करते हुए दिख जाएंगे। आर्की बैक्टीरिया खतरों के खिलाड़ी, स्फेरिकल होते हैं। These bacteria are species. They live in some of the most harsh habitats. एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में मिल जाएंगे, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स में मिल जाएंगे, मार्शी एरियाज, मेथेनोजोन्स। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दस, ये खतरों के खिलाड़ी हैं उसका रीजन है ये सेल वॉल स्ट्रक्चर, इसलिए एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। मेथेनोजोन्स क्या होता है, ये गट में प्रेजेंट होते हैं सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स के, जैसे काउस, प्रोपेलर्स। रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो गाइस ऑफ किंगडम मिनरल होने वाला है खत्म। आज भी बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया, अब आ रही है यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया कैरेक्टराइज करते हैं हम इसको बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इसकी सेल वॉल बहुत रिजिड होती है। मोटाइल अगर तो होगा तो फ्लैजिला होगा, और मोटाइल नहीं होगा तो नॉन मोटाइल एनिमल्स और फ्लैजिला नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया, उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्लोरोफिल ए होता है ग्रीन प्लांट्स की तरह, और इसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिवर्सल होता है कॉलोनियल फिलामेंटस और फिर फ्रेश वाटर मेराइन टेरेस्ट्रियल एल्गी के आसपास भी मिलते हैं। The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. साइनोबैक्टीरिया के आसपास जिलेटिनस शीट होती है और बूंद से बनाते हैं पॉलीथीन वाटर बॉटल्स में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। इनके स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हेटेरोसिस्ट जिसे हम बोलते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन। एग्जाम्पल हो गया नॉस्टॉक और एनामिक। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक मैक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, अमोनिया हो गए, रिड्यूस एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। इन सारे सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंथेटिक और ऑर्गेनिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन।
और ग्रेट रोल भी प्ले करते हैं रिसाइक्लिंग करने में न्यूट्रिएंट्स की लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट abundant protein nutrient. The majority are important decomposers. तो डिकम्पोजर्स भी होते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में। और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन अफेयर्स में। ह्यूमंस के लाइफ में काफ़ी इनका इम्पैक्ट होता है और हेल्पफुल होते हैं कर्ड बनाने के लिए, मिल्क से एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। डायग्राम देख लेते हैं हम इसका। ये जो है ना, ये ये जिलेटिनस शीट है और ये हेट्रोफाइसिस जो होती है ना, स्पेशल से एन टू फिक्स करते हैं। ये पूरा साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक का डायग्राम है। फिलामेंटस एल्गी होती है। कुछ पैथोजेंस भी होते हैं, डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म को, एनिमल्स को, पेट्स को, लाइक क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर। ये सारी डिजीजेस कॉज करते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मेनली बाय फिशन करता है, समटाइम्स अंडर और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाता है। They also produce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA. ये वाला पॉइंट आप अपकमिंग चैप्टर्स में जरूर पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे तो डिटेलिंग नहीं दे रहे इसकी। अब बारी है माइकोप्लाज्मा। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती। स्मॉलेस्ट होते हैं लिविंग सेल्स, सरवाइव कर जाते हैं ऑक्सीजन के बगैर, ये भी कम खतरों के खिलाड़ी नहीं है। और मैनी माइक्रोमॉर्फा आर पैथोजेनिक, कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। ये डिवाइड कर दो बैक्टीरिया दिखाया हुआ है। ये डायग्राम नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा डायग्राम आपको बना के दे देते हैं और ये सारी जगह ABC करके मार्क होती हैं, आपको पता लगाना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो देख लो, ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया में ये एक से दो बैक्टीरिया बन रहे हैं। ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है और ये DNA है। सो डायग्राम्स को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। तो किंगडम प्रोटेस्टा हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, अच्छे से देख लेना, एक बार NCERT पढ़ लेना और किंगडम वगैरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, कुछ और चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम मिलते हैं कल आपसे। और अगर आपको कोई और टॉपिक वगैरह चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।